नमस्कार दोस्तों, सभी सनातनी दोस्तों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और आप सभी को वाईटी व्यूअर यूट्यूबर विनीत के चैनल में स्वागत है। और आज हम कुछ मुद्दों पे बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियोस बना रहे हैं और कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स चल रहा है हमारे देश में और जिस पे डिस्कशंस करना ज़रूरी है। चाहे वो देश से जुड़ा हुआ मामला हो या अंतर्राष्ट्रीय मामला हो या फिर वो हमारे देश के इंटरनल इश्यूज़ के मैटर्स पे मिस्टर राहुल गांधी और पप्पू के नाम से विख्यात श्री श्री 1008 बाबा अमेरिका में जाके भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की है उसके खिलाफ, और कुछ बांग्लादेश में जो पड़ोसी राज्य है, सॉरी पड़ोसी देश है, वहाँ पे कुछ भुखमरी का जिस तरीके से प्लान बनते हुए यानी कि पाकिस्तान के राह पे चलते हुए, तो इन सब सारे मुद्दों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और अभी हम बात करते हैं देश और दुनिया के सारे मुद्दे की, और शुरुआत करते हैं अपने भारत से। तो रिसेंट की अभी एक खबर है 1-2 दिन पहले की, और ये खबर बहुत ही मतलब भारत के अंदर लिबरल महकमे में और ख़ास तौर से कम्युनिस्ट सोच विचारधारा को रखने वाले लोगों में ये जैसे बरनौल होता है ना, उस तरीके से जैसे आग लग जाती है, उस तरीके से आग लग गया। बेसिकली बात हम कर रहे हैं बप्पा के एक्चुअली पूजा समारोह में दोनों ही बहुत उच्च पद पे आसीन व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और न सिर्फ मिलते हैं बल्कि मिलने के बाद जिस तरीके से वहाँ पे पूजा होता है, ये घटनाएं देखने के बाद जितने भी लिबरल हैं और जो हिंदू इकोसिस्टम को तबाह करने के लिए जेनोसाइड की मंशा पाले हुए थे, उनको तो ऐसा मुंह पे तमाचा लगा है कि उनकी सारी की सारी प्लानिंग ही एकदम एक ही, मतलब कहते हैं ना, शतरंज एक गेम होता है, तो शतरंज में घोड़ा बड़ा अहमियत रखता है। घोड़े की चाल जो होती है 2.5 कदम जो होती है, तो वो न सिर्फ अपने अंदर की सेफ्टी करता है बल्कि अपोनेंट की भी वो बहुत सारे मोहरे पे निशाना बनाता है। तो यही कुछ हाल हुआ जब आपस में डीवाई चंद्रचूड़, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब उनको समारोह में आमंत्रित करते हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, और न सिर्फ मोदी जी जाते हैं बल्कि वहाँ पे जाने के बाद जिस तरीके से पूजा पाठ और भक्ति से सब सराबोर होकर, और बहुत ही एक भक्तिमय वातावरण जिस तरीके से बना, तो इन सबको देखने के बाद जितने भी लिबरल हैं या जितने भी भारत के अंदर कम्युनिस्ट सोच को रखने वाले हैं, उनके मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा लगा। और ये तमाचा उनको सदियों तक उनको ये रियलाइज कराता रहेगा कि कितना भी तुम लोग हिंदुओं को जेनोसाइड करने की धमकी देते रहो, हिंदुओं को डिमोलाइज करने की कोशिश करते रहो, सनातन को कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। सनातन की ऐसी ताकत है, सनातन की ऐसी सुंदरता है कि सनातन किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाता है। सनातन की सुंदरता को देख के अच्छे-अच्छे लिबरल्स भी एक बार उनकी जो माइंड सेटअप है वो चेंज हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा मुद्दा है कि जो कि भारत में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना पड़ा है, और इन सब चर्चाओं को केंद्र में रखते हुए जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब के सब ये मतलब सोचने वाली बात है कि अभी तक तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे ये लोग अटैक कर रहे थे, अब डीवाई चंद्रचूड़ जी पे भी ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें हुआ है, ये 1-2 दिन में नहीं हुआ, इसकी पृष्ठभूमि बहुत दिनों से तैयार की जा रही थी। मतलब अभी रिसेंट में भी एक ऐसा समारोह था जहाँ पे वहाँ पे भी डीवाई चंद्रचूड़ जी और मोदी जी की काफ़ी बातें हुई। तो ये पृष्ठभूमि कहते हैं ना कि जो सुलझा हुआ लीडर होता है, जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गूढ़ होती है, मतलब पॉलिटिक्स का ज्ञान होता है, राजनीति की सच्ची समझ होती है, वो चिल्लाता नहीं है, वो भोंकता नहीं है। अब कुछ पप्पू हैं तो वो क्या करते हैं ना, भोंकते हैं। उनको लगता है कि बस देश की जनता को हम मूर्ख बनाते जा रहे हैं, देश की तो जनता मूर्ख बनती जाए। लेकिन जो सुलझा हुआ व्यक्ति होता है वो क्या करता है वो अपने काम पे फोकस करता है, वो अपने टारगेट पे फोकस करता है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में एक बहुत फेमस कहानी है ना, कि जब से वो मतलब जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी उनके ऊपर ऐसे ही अटैक्स होते थे, और वो अपने काम को करने में माहिर है। वो जानते हैं कि ये एनर्जी जो है, एनर्जी को जितना बचा के रखेंगे हम लोग, उतना ज़्यादा एनर्जी जो हमारी है वो सही डायरेक्शंस में लगेगी। तो ये बिल आते रहेंगे, बिल से बाहर निकलते रहेंगे, इनके बिल आने से कोई मतलब होने वाला नहीं है।
तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था और भारत के हर एक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें आज मैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूँ। जो गलवान में कुछ बहुत सारे पॉइंट ऐसा माना जा रहा था कि चीन ज़बरदस्ती वहाँ पे आके कुछ कब्जा किया हुआ था। फाइनली अजीत डोभाल जी के इंटरव्यू के बाद वो फाइनली लगभग 74% एरिया से वो बैक हो गया है। और इसके पीछे बेसिकली देखिए, इसके पीछे जो जियो पॉलिटिकल यहाँ पे सेगमेंट तैयार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका की बहुत बड़ी मूर्खता और विफलता भी सामने आ रही है। एक्चुअली अमेरिका जिस तरीके से अपने आप को मास्टरमाइंड समझता है, जिस तरीके से उसने भारत के पड़ोसी देश में बिसात बिछाई और भारत के इंटरनल इश्यूज़ में भी उसने कई दफ़ा इंटरफियर्स करने की कोशिश की, बट उसको ये बात नहीं पता है कि ये भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। ये वो भारत नहीं है जिसे बहुत आसानी से तुम अपने कब्जे में ले सकते हो। ये वो भारत है टिट फॉर टैट जवाब देना जानता है। ये वो भारत है कि अगर तुम 2.5 कदम घोड़े से तुम जवाब देते हो तो ये वजीर लेके बैठता है, सीधे तुम्हारा चेक एंड मेट कर देगा। सो फाइनली ये है कि अमेरिका सोच रहा था कि भारत के इंटरनल इश्यूज़ में हस्तक्षेप करके मिस्टर पप्पू को बुलाया अपने यहाँ। और पप्पू की बात तो आपको पता है कि पप्पू बहुत ज़्यादा दिन तक शांत नहीं रहते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उनके बोलने के बाद भारत की राजनीतिक गलियारों में तो पक्का है कि चर्चा बन जाता है। अभी कुछ दिन से वो बड़ा अच्छा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के सनातनी, भारत के हिंदू संस्कृति को फॉलो करने वाले लोगों के अंदर एक बीज बोने का प्रयास कर रहे थे। उनका बीज क्या था? जातिवाद राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो उसमें कुछ हद तक कह सकते हैं कि सफल भी हुए, बट प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ से हुई? कहते हैं ना कि एक नैरेटिव आप बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते हो। अब वो ये पप्पू ये हैं कि बराक ओबामा की एक बहुत ही डायरीज निकल के आई थी जब वो प्रेसिडेंट बनने के मतलब जब उनका टर्म ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। तो बाकायदा उन्होंने पप्पू के बारे में एक बहुत विख्यात बातें लिखी थी कि ये वो स्टूडेंट है जो कि कभी सीख नहीं सकता है। ये हमेशा अपने आप को कोशिश तो करता है मैच्योर बनने की, पर इसके अंदर वो मैच्योरिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने बहुत सही बात इस पप्पू के बारे में कही। और ये पप्पू कहते हैं ना कि चाणक्य ने भी तो एक बात बोली थी ना कि कभी भी विदेशी संतान हर राष्ट्र की हित की बात नहीं कर सकता है। और ये बात पता है इसको अच्छी तरीके से कि ये अपने जितनी भी गोटियां सेट करने में कुछ समय तक, भाई तुम किसी की चीज़ों को, किसी के ज्ञान को लेके कितने दिन तक बैटिंग कर सकते हो? कुछ दिन तक, एक ही नैरेटिव पे कुछ दिन तक। लेकिन जिसके बाद पास सरस्वती माता की अथाह ज्ञान है इस दिमाग में, तो तुम उसके मंतव्य को, उसके एक्टिविटीज़ को तुम जो है वो तुम बूझ नहीं सकते हो, तुम नहीं समझ सकते हो कि उसके नेक्स्ट प्लान क्या है। और कहते हैं ना कि एक समझदार व्यक्ति अपने काम पे फोकस करता है, वो बकबक नहीं करता है, वो चिल्लाता चीखता नहीं है। और दुनिया की इतिहास गवाह है कि जब जब कोई सही मार्ग का चयन करता है तो उसको रोकने के लिए 36 तरह के लोग उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये बातें बहुत हद तक पप्पू पे फिट बैठता। तो ये अभी अमेरिका में गए थे, वहाँ पे भारत की एक सेपरेट मूवमेंट की लीडर्स थी जिसका नाम था शेरवानी करके नाम है उनका। एग्जैक्ट मैं मेरे को नाम थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ इसी तरह का, जो जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट ग्रुप सेपरेटिस्ट ग्रुप को वो लीडरशिप करती थी। वो हमेशा कहती थी कि भारत का जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाए। वो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बहुत बड़ी समर्थन पार्टी करने। अच्छा, आपने एक बात नोटिस किया है क्या? ऐसी बात है जो पप्पू है वो हमेशा भारत को तोड़ने वाले ताकतों के साथ ही क्यों बातें करता है, क्यों उसकी मुलाकात होती है? इसके पीछे के तथ्य को अगर समझना है तो चाणक्य की वो बात याद करनी पड़ेगी कि विदेशी संतान कभी भी भारत के हित की बात तो नहीं कर सकता है। तो ये तो हमारे पप्पू की बात। अच्छा, इनसे सिर्फ और सिर्फ अब कहते हैं ना कि अपोजिशंस ऑफ लीडर, तो इनको बना दिया गया है, या लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हो एलओपी। लेकिन ये कहीं ना इनसे, इनकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो उनको समर्थन देती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इनसे हतोत्साहित हो जाती हैं। और वो सोचते भी हैं कि यार मैं
किस आदमी का समर्थन कर देता हूँ। अच्छा, एक और जियोपॉलिटिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट इन्होंने अमेरिका में जाके पप्पू जी ने दिया। पप्पू जी ने कहा कि रिजर्वेशन कुछ समय के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि भारत जैसे देश में रिजर्वेशन एक ऐसा फैक्टर है कि इसमें अगर आप ची भी किए तो पूरा आग लग जाता है। तो पप्पू जी ने इसकी भी बात बोली वहाँ पे, और उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि सब एक लेवल के, मतलब जितनी भी सोचने वाली बात है, यानी इन्होंने बोला कि 150 करोड़ लोग की जो संपत्ति है वो एक लेवल की हो जाएगा। तो अगर एक इकोनॉमी के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो ये तो इम्पॉसिबल सी बातें हैं। तो ये पप्पू जी हैं, पप्पू जी की ज्ञान की बातें एक 5 साल के बच्चे से भी कम है। ये तो हम और आप जानते हैं। अब फिर से रिटर्न होके आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बहुत तुरुप का इक्का चलाया, और तुरुप का इक्का ये बेगम और बादशाह पे भी विष पड़ रहा है। अब एक इंटरनल इश्यूज की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक स्टेट है, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा विदेशी साजिशें हो रही हैं, और फिर से मणिपुर को जलाने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पैटर्न चल रहा है, मैतई, कुकी और नागा, ये तीन बेसिकली ये तीन लोगों के बीच में वहाँ पे विद्रोह चल रहा है। मैतई बेसिकली हिंदूज रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, और जो नागा और कुकी हैं वो मोस्टली क्रिश्चियंस, मतलब वो क्रिश्चियंस रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। बेसिकली जो मणिपुर का स्टेट है, तो मणिपुर का स्टेट ये है कि एक्चुअली मैतई पॉपुलेशन वहाँ पे 50% से ज़्यादा है, और नागा कुकी की आबादी भी अप्रॉक्सीमेट 45% के, 5% वहाँ पे मुस्लिम है। तो ये है वहाँ का जियो और सिनेरियो। अब थोड़ा सा बात ये करते हैं कि बेसिकली वहाँ पे द्वंद्व क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे द्वंद्व होने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैतेई हिंदू हैं वो मणिपुर के 10% भूभाग में रहते हैं। 90% भूभाग में कौन रहता है, तो 90% भूभाग में ये नागा और कुकीज रहते हैं, जिनकी आबादी मैतेई से कम है। और ये जो मैतेई लोग हैं ये मोस्टली इम्फाल और रीजन्स में रहते हैं, जो जो मणिपुर राज्य की कैपिटल्स है। तो एक बेसिकली बात क्या हुई कि हाई कोर्ट 89 से यार समथिंग्स, मेरे को एग्जैक्ट डेट भूल रहा है, तो वहाँ पे एक समझौता हुआ था। इन लोगों को, आदिवासी जनजाति से मैतेई लोगों को बाहर निकाल दिया गया, और इन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको फिर से जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, जिसका नागा और कुकी ने विरोध किया। नागा और कुकी जनजाति ने क्या किया, विरोध किया। वो बोले कि नहीं। अब बात मैटर्स क्यों आती, क्यों ये विद्रोह होता है, तो मैतेई बोल रहे हैं एक्चुअली है क्या सिस्टम वहाँ का, मणिपुर का। एक बहुत संक्षेप पे हम थोड़ा सा उस पर डाल देते हैं। तो वहाँ पे जो संक्षेप की बात ये है कि जो नागा और कुकीज हैं, तो नागा और कुकी पूरे मणिपुर के 90% भाग पे कब्जा कर रखे, यानी वो इम्फाल रीजन में भी जमीन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, घर बना सकते हैं। बट जो मैतेई लोग हैं, जिनकी आबादी नागा और कुकीज से ज़्यादा है, वो क्या काम करते, वो उनके लिए अलाउज नहीं है। कुछ इस तरीके, जैसे जम्मू कश्मीर में भी 370 को हटाना पड़ा, कुछ इसी तरीके की सिस्टम्स वहाँ पे भी थे। तो मैतेई लोग जाके वो पहाड़ी एरियाज में, या जो नागाज कुकीज जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये तो मतलब दोगले स्तर की बात होगी, डबल मुंह की बात होगी कि भाई वो भी तो उस राज्य के। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो राजा थे, अंग्रेजों से लड़ने के लिए म्यांमार से नागाज और कुकीज को लाके बसाए थे। तो नागाज और कुकीज करते क्या है, जो पहाड़ी इलाका मणिपुर का और जो जंगली इलाका है, वहाँ पे ड्रग्स और अफीम की बहुत मात्रा में खेती करते हैं। आपको पता होगा, देखिए अफीम की खेती मोस्टली दो ही रीजन्स में बहुत ज़्यादा होती है जो ड्रग्स सप्लाई होता है। पहला रीजन ये है जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन, तो अफगानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा अफीम की खेती हो। दूसरा जो रीजन है ये म्यांमार होते हुए लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सॉरी वियतनाम नहीं, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस और ये थाईलैंड के रास्ते होते हुए बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई होती है। और ये मतलब भारत सरकार के अगेंस्ट जाके ये काम हो रहा है। अभी आप रिसेंट में आप एक बात सुने होंगे कि अगर ये जनजाति है जो नागा जो कुकिंग है, तो इनके पास ड्रोन कहाँ से आ जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ड्रोन अटैक्स कहाँ से कर पा रहे हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। तो कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा बाहरी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। बेसिकली एक मेरे बहुत करीबी रिसर्चर्स के द्वारा ये बात मेरे को बताई गई कि वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, वो जियोपॉलिटिक्स कंडीशन ये है वहाँ की कि वहाँ पे जो अमेरिका है उसने हस्तक्षेप किया है, और वो अमेरिका की एक पॉलिसीज़ रही है वो ड्रग्स की बहुत बड़ी तैसी है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियोज़ में बना आएँगे। तो ये आज की थोड़ी-सी इंटरनल एक्सटर्नल है। अब थोड़ा-सा बात अगर हम कर लें इंटरनेशनल्स की, तो इंटरनेशनल्स में यूक्रेन और रशिया का वार जो है वो बहुत हाई सेंसिटिव ज़ोन में पहुँचता जा रहा है, और इवेन जितनी भी पश्चिमी देश है यूक्रेन को लगभग हर तरीके की वेपन्स को इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है, चाहे वो किसी भी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, टैंक्स हो, या इवन एनीथिंग्स ऑफ कोई भी किसी भी प्रकार का। सो ये कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की ये जो सनक है, ये कहीं ना कहीं जापान में जैसे नागासाकी हिरोशिमा पे एटॉमिक अटैक हुआ था, उसी तरीके की ये काम यूक्रेन को उसका के करवाना चाह रहे हैं। और रशिया को आप कम आंकने की कोशिश मत करिए। दिस इज अ वर्ल्ड पावर्स कंट्री ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट, है ना। तो डिफेंस की बात कर लें या वेपन्स की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जो कुछ भी होगा, मैं आपको संक्षेप में इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके की बातें आपसे चर्चाज में मैं करूँगा। तो ये हो गई इंटरनेशनल। और इधर अगर हम बात करें इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे, तो गाजा और इजराइल ने एक काम और किया है कि अभी ईरान में उसने बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाया है। लेबनान के जो विद्रोही हैं वो भी बहुत ज़्यादा अटैक्स कर रहे हैं, जिसका इजराइल रिटेलिएट कर रही है। इजराइल डरने वाली कंट्रीज़ नहीं है, वो टिट फॉर टैट बहुत अच्छे तरीके से उसको आता है। तो मेरा सपोर्ट तो इजराइल के भाई बहनों के साथ है, क्योंकि वो देश प्रेम से, और वो हमेशा हिंदुओं के साथ खड़े रहते, चाहे आप बांग्लादेश की इश्यूज़ में हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हो, अगर कोई सबसे पहला कंट्री है वो इजराइल है। हम अपने इजराइल भाई बहनों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और उनका समर्थन करते हैं। तो ये हो गया जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल मुद्दा। अब अगर कुछ बात कर लें, तो भारत में कुछ मानसून्स की बात कर लें, तो भारत में इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, और गर्मी के बाद मानसून भी अच्छा हुआ है, बारिश बहुत अच्छी हुई है, और फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है। तो आप लोगों से बहुत विनती है कि अच्छे से घरों में रहें, फेस्टिवल्स को एंजॉय करें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने धर्म की बातें करें, और साथ में एक विनती और है कि अपने बच्चों से भी धर्म की बातें करें, सनातन की खूबसूरती के बारे में उनको बताएं, सनातन धर्म की क्या महत्वता है, और क्यों विश्व में सनातन धर्म का रहना विश्व के लिए सही होगा। क्योंकि अगर सनातन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई तो विश्व के पटल से कोई भी देश नहीं रहेगा। तो मैं अपनी बातों को विराम देते हुए मलेशिया से मैं आप लोगों के लिए एक नया कंटेंट नेक्स्ट सेगमेंट में लेके आऊँगा। ये मेरा वीकली कंटेंट है, और वीकली कंटेंट्स में हर वीकेंड के सैटरडेज़ को मेरी ये वीडियोस आप लोगों के लिए हर एक सेगमेंट की बातें करते हुए मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन धर्म की जय। नमस्कार।